2005 में आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। आप एक कामयाब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते थे। आप उन सब चीज़ों को छोड़कर वो कौन सा मोमेंट था जब आप हरे कृष्णा के पाथ पे आप आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिए? कब आपको ये फील हुआ कि ये इनर ब्रेक है, मुझे अध्यात्म की ओर मुड़ना चाहिए? ये आपको एहसास पहली बार कब और कैसे हुआ? फिर बिहार से आपका क्या कनेक्शन है? ग्रेजुएशन के बाद फिर आप इस्कॉन ज्वाइन किए। भक्ति का लाइफ स्टाइल में ऐसा वैल्यूबल क्या दिखता है जो मोटिवेट करता है? क्या मोटिवेट किया आपको ये डिसीजन लेने के लिए इस्कॉन को अब छोड़ने का वक्त आ गया? तो अच्छा प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों चले गए कि वहाँ पे लोग, उनके गुरु ने आदेश दिया। अभी जो बच्चे हैं गुरुकुल में 383 के अप्रॉक्स, इन बच्चों का इकोनॉमिक्स कैसे हैंडल करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 383 किड्स हैं। ये बच्चे सिर्फ झारखंड के हैं या झारखंड से बाहर? आपका गुरुकुल खोलने के पीछे क्या मिशन और विजन रहा? क्या यूनिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपने गुरुकुल में? सरकार से आपको मदद मिलती है? नहीं ना। वैदिक टीचिंग्स और कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को इंटीग्रेट करने में क्या चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं? ये आपका क्या विचार है जो यूपी में मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है या मस्जिद के अंदर मंदिर निकल रहा है, एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, जिससे कि दो धर्म के लोगों के बीच में विवाद पैदा हो सके और आप अपनी राजनीति रोटी सेक सके? नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो आज के अतिथि हैं, वो हैं प्रभुदास गदाधर दास, फाउंडर ऑफ भक्ति वेदांत विद्या भवन गुरुकुल कुटाम, और 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओरेकल एप्लीकेशंस डेटाबेस में। इन्होंने अपना इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है 2005 में। हम जानेंगे उनसे कि वो कौन सा मोमेंट था जब इनको लगा कि कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर एक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को अपनाने की ज़रूरत है। हम इनसे जानेंगे कि ये मराठी हैं, बिहारी हैं और या झारखंडी हैं। हम इनसे जानेंगे वो कौन सा मोटिवेशन है जो परिवार, घर, समाज से दूर इनको रांची कुटाम ले आया है, और जहाँ पे 300 से ज़्यादा बच्चों को ये फ्री एजुकेशन और फ्री मील प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मोटिवेशन है इनका जो ये गाय की सेवा माता से ज़्यादा करते हैं? दोस्तों, आज के पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और हम स्वागत करते हैं अपने अतिथि का। नमस्कार सर, हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभुदास जी? एकदम आनंद है, आपको मिलकर और अच्छा लगा। हाँ, मैं भी आनंदित हुआ हूँ आपसे मिलकर इतने समय बाद। थोड़ा आप बताएंगे कि 2005 में आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। आप एक कामयाब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते थे। आप उन सब चीज़ों को छोड़कर वो कौन सा मोमेंट था जब आप हरे कृष्णा के पाथ पे आप आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिए? तो ये ग्रेजुएशन करने जब स्टार्ट ही किया था तभी मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड किया था। हालांकि डिज़ायर्स जब 12th में मैं कोचिंग के लिए जाता था तभी डिज़ायर के रूप में आ गया था। 12th में आप कहाँ थे? मैं पुणे में ही किया था। गरवारे कॉलेज है वहाँ पे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पूल है, तो उस पूल पे अकेले खड़े होकर सोचता था। फिर तभी मैं सोचा कि बस एक वेव टाइप था अंदर से। फिर जब फर्स्ट ईयर में आया तो मेरा प्रभुपाद जी के टीचिंग से कनेक्शन बना, डिवोटी से कनेक्शन बना, तो वो स्पार्क और इग्नाइट हो गया। तो मैंने बोल दिया लीडर्स को कि मैं छोड़ के आना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, आपको इंजीनियरिंग पूरा करके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके ही आना है। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, अगर ये लोग भी कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ होगा। तो फिर मैंने सभी इंजीनियरिंग किया। फिर मैंने 5 साल कॉरपोरेशन में काम भी किया। जो फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे उसको ख़त्म करके फिर मैंने इसमें प्रवेश किया। तो कॉर्पोरेट के टाइम नहीं, उससे पहले ही वो प्रिपरेशन में था फर्स्ट ईयर से। हाँ। आपको नहीं लगा कि इतने मेरे दोस्त कलीग हैं जो शादी करके इतना खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे, आपको भी ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की? ये मोटिवेशन कभी नहीं आया? समहाउ एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट मेरा पहले से था। अच्छा। बचपन से भी। तो वो फिलोसॉफिकल माइंडसेट इन ऐसे नहीं बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ, पर लॉजिकल थिंकिंग को, जैसे आजकल भी लोग लॉजिकल थिंकिंग लेते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग मेरा पहले से था। तो मुझे ये क्लियर था, समहाउ ये मेरे रियलाइजेशन में है, मैं इसको वर्ड्स में बहुत जगह नहीं बोल पाता। ये रियलाइजेशन में है कि मुझे वो प्यूनी टाइप लगता था चीज़,
अच्छा। हाँ, मतलब मैं इसको किसी को डेरोगेटरी नहीं कहूँगा, पर ये मेरे को रियलाइज होता था कि क्या है ये, मतलब यही करना है बस, तो मुझे लगा यही करना है। तो आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं रही? नहीं, मेरा भगवान की कृपा से मेरा मतलब मुझे किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया, अच्छा। और ना मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया। कभी इच्छा भी नहीं हुई? नहीं, इच्छा का बात नहीं कह सकते। इच्छा नहीं, कोई तो जैसे एज होता है, हाँ, जब हाँ, एज होता है तो अब आपको लगता है कि हाँ ये लड़की भी अच्छी है, ये लड़की भी अच्छी है, लेकिन somehow अगर आप मेरे थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो मेरे जो फादर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। वो इतना तक बोलते थे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली हमारा नेटिव बिहार से है और हम रहते महाराष्ट्र में थे, तो पिताजी बोलते थे कि अगर मुझे कहीं से कंप्लेंट आया किसी मराठी लड़की का या किसी के पेरेंट्स का, मैं बहुत तुम्हें दंडित करूंगा। अच्छा, ये डर था मन में? डर था, तो वो डर की वजह से मैं किसी को, मतलब मैं जानता ही नहीं था ना कि आप बिहारी की मराठी में थोड़ी जाके पूछूंगा, तो मैं एकदम मतलब पहले से ही अपने आप को वो मेरे ऑप्शन से हटा दिया था। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे दोस्त लोग टाइम पास करते थे, तो हम मैं बस मतलब तुमको जो करना है करो, मेरे को उसमें कुछ डालना, हाथ डालना ही नहीं है। फिर 11th-10th में अच्छे मार्क्स आए, तो 11th-12th में था कि 12th का प्रेशर था, भाई उस पर ध्यान दो अभी ये सब तो। और दूसरा क्या है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे फादर उतने भी रिच नहीं थे कि हम वो अफोर्ड कर पाते, मतलब जेब में होता है ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हो तो आप कहीं ले जा सकते हैं। तो एक बार मेरे को कोई ऐसी मतलब क्लासमेट थे, वो कोई फ्रेंड टाइप नहीं थे, बोले चलो हम लोग खाते, तुम अकेला अकेला वो रहते हो, बोले चलो। जब गए तो बिल आया तो उन्होंने मुझे भरने लगाया, तो मेरा पूरा मंथ का जो सेविंग था उसमें चला गया। तो मैं बोला मैं अगली बार नहीं जाऊंगा। तो 11th-12th तो ऐसे चला गया। फिर इंजीनियरिंग में आया, तो मैंने आपको कहा कि इंजीनियरिंग में मेरा ट्विस्ट ही ऐसा हो गया कि फिर उसके बाद में मतलब वो इंटरेस्ट ही उतना बचा ही नहीं। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिवोट हो गया, डिवोट यानी मतलब उस फोकस में था। तो फिर वो जो एक टाइम जोन होता है, तो उसमें कुछ ऐसा ना कभी जब अपॉर्चुनिटी था तब पेरेंट्स का एक वो था, फिर 11th-12th में एजुकेशन का रिक्वायरमेंट था जहाँ उस तरफ फोकस होना था, और फिर यहाँ तो डिजायर ही चेंज हो गया। तो तब एक मोमेंट आया होगा जब पेरेंट्स को लगा होगा कि यार गलत मैं बोल दिया। हाँ, ये बोलता कि लड़की से ही दोस्ती कर। मेरे पिताजी जब 4th ईयर में आए थे मेरा फीस देने के लिए, तो गलती से क्या हुआ, तभी मोबाइल नहीं होता था, तो लैंडलाइन पे कॉल करते थे। तो हमारा कोई प्रोग्राम था, मैं इस प्रोग्राम में 2 दिन के लिए बाहर चला गया था, तो लैंडलाइन पे फोन कर, उनको डर लगा मेरे बेटे को कुछ हो गया, तो वो खुद पैसा लेके आ गए थे। आए तो वो बंदा बोला कि वो सर कोई प्रोग्राम में गए, तो वहाँ चले गए, मुझे वापस लेके आए, और फिर जब लेके आए तो हमारे मंदिर के पीछे एक थिएटर था, उसका तभी का टिकट था 300 रुपये, मतलब आज का 1000 रुपये पकड़ लीजिए आप। पिताजी बोले चलो इस थिएटर में, तो हम बोले थिएटर में, पिताजी कभी 1 रुपये मूवीज के लिए नहीं देते थे, बोले थिएटर में। तो मैंने बोला पापा आप क्या बोल रहे हैं? बोलते नहीं कोई बात नहीं, क्या बात है, 1000 रुपये में चलो, क्या दिक्कत है 300 रुपये में। मैं बोला पिताजी अलग मूड में दिख रहे हैं। अब बाद में बोलते हैं क्या दिक्कत है, हमको बिगड़ना भी चाहिए। तो उनको एक्चुअली रिलेटिव्स ने बोला कि आपके वजह से ये सब में लग गया है वो। हालांकि वैसा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे कोई पिताजी है जो मना करते हैं, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मेरा किसी संत की कृपा पिछले जन्मों में रही होगी, या मेरे माता पिता की भी कृपा है, और कई गुरुजनों की कृपा है, तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा इस वर्ल्ड में ज़्यादा अपने आप चला गया। ऐसे नहीं, अभी भी मैं साधु हूँ, अभी मेरे संपर्क में तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लड़कियां भी होती है जो बहुत सारा बात भी करती हैं, लेकिन फिर भी मैं वो ऐसा देखा है कि मेरा माइंडसेट उधर है नहीं। मैं हमेशा इसमें रहता हूँ कि उसको क्या दे सकता हूँ, व्हाट आई कैन हेल्प, फिर उसके बाद वो रहता नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि साधु जीवन काल में कोई लड़की आई और बोली बाबा आप मुझे अच्छे लगते हैं? ऐसे 3-4 आए। अच्छा, ऐसे आए? हाँ, ऐसे 3-4 लोग क्या होते हैं मुझसे डरते भी हैं, क्योंकि क्या होता है ना, फिलोसोफर से क्या होता है कि ये कुछ बोल देगा मेरे माँ बाप को, तो ऐसे डरते हैं। करेक्ट। तो बोलते बोलते वो लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्टली आज तक कोई नहीं आके बोला कि आई लव यू, बोल देगा तो फिर तो खत्म हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली बोलेंगे कि मैं ट्रैश खोज रही हूँ, नहीं मिला तो तू कर लेगा ना, ऐसा भी बोला है। अच्छा। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा है, तुम कौन हो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं तुमको इतना कह सकता हूँ, तुम्हारा विवाह कहीं करवाना हो, अगर कोई ना मिले तो बताना, मैं जरूर, ऐसे मेरे पास लड़के हैं जो आपसे विवाह कर सकते हैं। लेकिन तो बाद में मैंने, उसने तभी कुछ नहीं बोला, लेकिन 4 साल बाद मुझे बोल रहा था मैं तुम्हें ट्राई कर रही थी। तो मैंने कुछ बोला नहीं। वो क्या होता है कि देखो, जब भी कोई लड़का लड़की इंटरेक्ट करेगा, तो मैं एक साधु तो हूँ, मैं एक गुरुजी भी हूँ, फिलोसोफर भी हूँ, लेकिन सामने वाले भी सोचते हैं कि अरे कभी कभी उनको ऐसा लगता है बेचारा बहुत जीवन में मिस कर रहा होगा, तो मैं शादी कर लेती हूँ, ऐसा भी सोचते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा अच्छा मैच्योर आदमी है, ऐसा सोचते हैं वो कि ये बकरा बन गया तो अच्छा है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने ऐसे 1-2-3 लोग थे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी कोई ऐसे मैं उतना वो नहीं हूँ कि मतलब मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है। तो जनरली लड़कियों का स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से मतलब वो डरते हैं कि ये कुछ बोल देगा तो मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो, लेकिन 1-2 हैं वो ढीटली बोल भी देते हैं, आप है ना,
तो आप है तो वहाँ क्या यहाँ वहाँ क्यों करेंगे। हम बोले कैसे कैसे बोल देता है। तो हम फिर वो तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो अब वो एज है मेरा, तो 40 तक लोग ऐसा बोलेंगे, 50 में बोलेंगे, उसके बाद कौन बोलेगा, उसका तो लोग अपने लोग को ही छोड़ देते हैं। तो वो एक ठीक है, मैं उतना भी, मैं दिखने में भी उतना हैंडसम नहीं हूँ। मैं क्या बोलते उसको, अपने समय में जब बाल वाल आपके रहा होगा तो हैंडसम और नहीं, स्मार्ट लेकिन वही तो बोला, तब पैसा नहीं था। अच्छा, देखिए जब मैं पैसा नहीं था तब ऑप्शंस थे। जब ऑप्शंस है, जब अभी पैसा है तब ऑप्शंस नहीं है। अभी पैसा अभी भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ है भी मेरे जेब में, या मैं जॉब भी कर रहा था तो कुछ ऑप्शंस होते हैं। वैसे मुझे एक बहुत बड़े ऑफर मिला था, मेरे फादर लेके आए थे। तो एक किंगली पर्सन है, मैं नाम नहीं ले सकता, तो किंगली पर्सन है, मतलब रॉयल फैमिली आता है ना, उसमें एक रिलेटिव थे। तो उनको पता चला कि ये लड़का दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं फूकता, और काफ़ी रिलीजियस है, एजुकेटेड है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर में है, ऑरेकल में है। तो उन्होंने ऑफर दिया था कि अगर ये मेरी बेटी से शादी करता है तो जस्ट हाँ बोलने के शुगन पे मैं 2 करोड़ ट्रांसफर करूंगा, और इनको मैं जहाँ ही खड़ा होगा और जितने हॉराइजन में जमीन देख लेगा उतना जमीन इसके नाम पे कर दूंगा। वो बहुत रॉयल फैमिली के थे, मैं उनको जानता भी हूँ। तो मेरे को पिताजी आए, पिताजी तभी जानते थे कि कभी जॉब तो कर रहा है पर ये भागेगा। तो उन्होंने कैसे तो सोचा कि कुछ तो इसको ऑफर देके, ये प्रीचिंग करना चाहता है तो इसको प्रीचिंग का ही ऑफर देके इसको फंसाऊं। तो मुझे आज भी याद है, मुंबई में पनवेल स्टेशन है, तो मुझे बुलाए, तो मैं पनवेल, घर से वो पनवेल आए, मैं जॉब से पनवेल गया। उधर आज भी है, तो बेंच पे बैठा था, पिताजी बहुत प्यार से बात किए, बोले बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी है। बोला क्या? देखो विवाह करना कोई गलत काम नहीं। बोला हाँ गलत काम नहीं, वो तो धर्म है। तो बोलते और प्रचार करना भी गलत नहीं। बोला हाँ गलत नहीं है, तो विवाह और प्रचार कैसे रहेगा? मैं बोला लेकिन मेरे को जो करना है वो तो फास्ट एंड फॉरवर्ड है, बड़ा काम करना है, तो अब उसमें फिर मुश्किल हो जाएगा। सुनो, पैसा से गति बढ़ता है। पिताजी मुझे समझा रहे हैं। बोला पैसे से गति बढ़ता है, कोई काम पैसा दे दो जल्दी हो जाता है। तो अगर तुम्हें हाँ बोलने पे 2 करोड़ मिल जाए और जिधर तक आंख जाए उतना जमीन मिल जाए तो काहे नहीं करोगे? फिर तुम हेलीकॉप्टर से जा सकते हो लेक्चर देने के लिए, ऐसे वो बता रहे थे मेरे को फंसाने के लिए। तो मैंने बोला पापा देखिए ऑफर बहुत अच्छा है, एक काम करिए, पैसा हम रख लेते, लड़की आप रख लीजिए। तो उधर बहुत जोर से धब्ब मारे थे, स्टेशन पे नीचे गिर गए थे। तो पिताजी बोलते तो सुधरेगा नहीं, इतना हम समझा रहे हैं तुम्हें। तो मतलब पिताजी आप समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को, क्यों आप? तो बोले जा, अगर तुम इस रास्ते पे सच में जाना चाहते इतना बोलने के बाद भी तो चले जाओ। तो ऐसा है। तो ये सब ऐसा नहीं कि ये सब ऑफर्स नहीं आए, ये सब ऑफर्स आए और अपने अपने स्टाइल से आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, एक इनर ब्रेक लग रहा है। आप बात कब आपको ये फील हुआ कि ये इनर ब्रेक है, मुझे अध्यात्म की ओर मुड़ना चाहिए? ये आपको एहसास पहली बार कब और कैसे हुआ? हाँ, जब मैं पहले मैं थोड़ा ये सब सोच में आते थे पर उड़ जाते थे। जैसे मैं बता रहा हूँ 12th में भी जो आया वो आया, पर फिर वो उड़ गया और वो राष्ट्रभक्ति और इसमें चला जाता था थोड़ा। तो मैंने सोचा शायद मुझे मुझे ना कुछ सेल्फलेस करने का भाव आता था। तो मैंने जब आर्मी 12th के बाद मार्क्स आए तो आर्मी वाला आता है आपका आर्मी CME मिलिट्री इंजीनियरिंग, और फिर नेवी का INS शिवाजी का आता है। वो फॉर्म भर दिया था मैंने और NDA भी दिया था, लेकिन NDA का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था। लेकिन ये 2 मैंने वो मार्क्स के बेसिस पे वो इंटरव्यू आ गया था। तो स्क्रीनिंग भी पास हो गया दोनों जगह। मतलब 300 में 13 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन 13 में जो मेडिकल सिलेक्ट होते 5 दिन का SSB, वो दोनों में फेल हो गया मैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं इतना बुरा आदमी हूँ क्या, मुझे फेल कर दिया, ऐसे मुझे अंदर से लगता था। पर वो ठीक है, मैं बाद में कुछ ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये पैटर्न में नहीं बैठते तो नहीं लेते। मैं बोला बात भी सही है। तो फिर मैं वो ट्राई किया कि देश के लिए करूँगा। तो भगवान शायद वो नहीं चाहते थे। और आपको मेरे लाइफ का एक अलग टर्निंग पॉइंट बताता हूँ, ये मैंने नहीं किया है, मैं इसको भगवान का हाथ देखता हूँ। आपको बताता हूँ कैसे। मैं जब अगर आप मेरे लाइफ पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सेकेंड लूँगा। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव जहाँ मैं पैदा हुआ उसका नाम था भुवनेश्वर। अच्छा। यानी भगवान शिव जी का नगर। जहाँ मेरा घर था उसको बोलते थे कृष्ण नगर। ठीक है, याद रखिए। वहां सिर्फ राधा और कृष्ण का मंदिर था। उसके बाद जो छोटा क्रिकेट टीम होता है ना, जो नए नए में बच्चे खेलते तो अपने क्लब बनाते, तो उसका नाम था राधेश्याम क्रिकेट क्लब। मुझे और कुछ मिल ही नहीं रहा था। और जब वो बड़ा हो गया, 10th में गया और वो बड़े बच्चों के साथ खेलने लगा, तो उसका नाम था राधा माधव क्रिकेट क्लब। मतलब क्रिकेट खेलने जाते थे मैचेस, तो हमारा राधा माधव क्रिकेट क्लब का वेलकम है वैसा। तो राधा माधव क्रिकेट क्लब तो हर जगह देखिए। उसके बाद 5th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पिताजी, हम लोग तभी नॉनवेज खाते थे पिताजी, तो वो ले गए तो देखा बकरी काटा, मैं रोना चालू कर दिया। तो पिताजी को समझा सेंसिटिव है, अगर करूंगा तो मुझे ये गलत समझेगा, तो उन्होंने बंद कर दिया। बोले ना आज के बाद नहीं करेंगे तो पॉजिटिव करना है। तो तभी एक स्वाध्याय परिवार चलता था स्पिरिचुअल, उसमें मुझे जोड़ दिया। तो मैं उनके बच्चों का जो प्रोग्राम होता था उसमें जाता था, तब मैं छोटा था तभी। उसके बाद मतलब भगवान ऐसा होता है ना, लाइक आ तू बस इधर आ। उसके बाद 11th-12th में पुणे में जाने का, कोई मेरे क्लासमेट्स रिच थे, सबने प्लान किया था जाने का। मैं इतना नहीं था, तो मैंने पेरेंट्स को बोला कि जहाँ भी जो होगा पढ़ाई लिखाई करके अपना मैं
कर लूंगा। तो मार्क्स इतने अच्छा है कि हमारे कंपनी का मालिक ने बोला कि मैं अभी इसको कुछ रिवॉर्ड भी दे रहा हूँ, और मैनेजर्स लोग बोले कि ये बहुत अच्छा पढ़ता है, प्लीज इसको वहाँ भेज दो। तो पेरेंट्स के ऊपर वो आए कि भेजना चाहिए, तो वहाँ से वहाँ गया। वहाँ से जब गया तो उधर भी 11th-12th में कहीं फंसा नहीं। फिर वो RSS वाला थोड़ा सा जोश था। अच्छा, वहाँ RSS अरे में किया आप थे। मैंने, पोप जॉन पॉल गो बैक था ना, उसमें मेरे सीनियर्स ले गए मुझे। अच्छा। तो मुझे क्या मालूम कौन पोप और कौन क्या। मैं बोला बैक गो बैक गो बैक, गो चिल्लाना तो है, तो गो बैक वाला किया कहीं। फिर बाला साहेब ठाकरे को अरेस्ट किया था ना, तो उस टाइम में हमने पत्थरबाजी किया था कि बोले अरेस्ट किया तो वो करेंगे। हमारे ही कॉलेज के 2-3 कांच फोड़ दिए थे। वो मुझे नहीं मालूम था, वो इन्फ्लुएंस में जो होता है स्टूडेंट वाला, वो ऐसा कर दिया था। पर मैं कहीं ना ऐसा लग रहा था भगवान लगे। अब 12th में आपको बता रहा हूँ, देखो भगवान क्यों किए मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं बहुत मतलब, पूना में एक कॉलेज था COP, गवर्नमेंट कॉलेज था, अभी वो IIT लेवल का हो गया है, वो अभी ऑटोनॉमस हो गया, तभी वो टॉप कॉलेज था। उस कॉलेज में मार्क्स लाना है तो आपको PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 96 होना चाहिए मिनिमम, तो आप घुस सकते हो। और मुझे 93 आया। तो एक्चुअली 93 कैसे वो भी सुनिए, मेरे केमिस्ट्री का 10 मार्क्स का जो पेपर है वो फाड़ दिया प्रैक्टिकल का। क्यों? तो एक लड़की थी मेरे सामने, वो रोल नंबर्स आते ना यूनिवर्सिटी में तो चेंज होके आते, तो ये वो करके, तो नई लड़की थी। तो तभी जैसे आपने कहा वैसे उसने कुछ पूछा है टाइट्रेशन सेट सही हुआ क्या, तो मैंने बोला हाँ वो ऐसे कुछ, तो उसको हेल्प किया। अब वो रहता ही है हेल्प करना, वो मैडम ने बुला लिया, और उसमें मेरा नाम नॉर्थ इंडियन था, मैडम महाराष्ट्र थी, पाड़ दी, मेरा नाम लेके बोली, ज़्यादा घमंड हो गया, जैसे कुछ बोल के मुझे पाड़ दिया। तो वो मेरे हर्ट हुआ कि 10 मार्क्स मेरे एक PCM के बंदे के लिए 10 मार्क्स मतलब आप बहुत पीछे आ जाते हो। बिल्कुल। फिर वो गया एग्जैक्ट गया, तो मैं बोला अब जो कुछ कर नहीं सकते इसका, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आप लड़ाई नहीं कर सकते। तो PCM में जब 93 आया तो मैं उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जहां प्रीचिंग हो रहा था। अगर मुझे वो कॉलेज मिलता तो उस साल उस प्रीचिंग बंद था, तो मुझे डिवोटीज बोले अगर तू उधर एडमिशन तेरा हो जाता तो तू डिवोटी नहीं बनता। तो यहाँ बना, और यहाँ जब आया तो यहाँ भी मैं एक्चुअली हॉस्टल में उस टाइम में नहीं रहता, जब वो लोग एनरोल करने आए थे ना, मैं उस टाइम में हॉस्टल में नहीं रहता था, मैं बाहर रहता था। लेकिन उस दिन लकीली मैं उधर ही था, उस दिन लकीली समाओ था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें भगवान का बड़ा जैसे कैच है, जिसको मैं खुद नहीं जानता कैसे हुआ, और अभी भी जो है भगवान ही मुझे इसमें अपने सेवा में रखे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये वो मोमेंट था। फिर बिहार से आपका क्या कनेक्शन है? बिहार में जैसे मेरे फादर का होम टाउन है, हमारा होम टाउन है। हाँ, कहाँ पे? झंझारपुर करके है। अच्छा, झंझारपुर से आप हैं? हाँ, ओके। तो वहाँ मिथिला लैंग्वेज यूज करते हैं जो माता सीता का है। तो माँ सीता हमारे मैथिली घर जैसे हैं। तो हमारा मिथिला में हमारा जो है श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं, अवदात्य वंशी श्रोत्रिय ब्राह्मण। हाँ, तो उस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट फादर के जो हमारा जो फैमिली लिनिएज था, उनका ऑलमोस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट्स में वो चलता था, जमींदारी चलता था। अच्छा। उस टाइम में। लेकिन जब डेमोक्रेसी आ गया तो सब चला गया, तो फिर सब कुछ बिखर गया तो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा हो गया। तो फिर मेरे पेरेंट्स भी महाराष्ट्र में आ गए, मेरे फादर आ गए। झंझारपुर कहाँ है? महाराष्ट्र आप रायगढ़ चले गए। हाँ, तो झंझारपुर से रायगढ़ का क्या कनेक्शन है? नहीं, वो मेरे फादर गए थे मुंबई। हाँ, वो मुंबई इसलिए गए थे, वो गए थे एयरपोर्ट पे भी फादर ने जॉब किया है, एयरपोर्ट पे किया, ये किया है। आपका पाव भाजी का स्टॉल्स होते थे ना अलग प्रोफेशनल, उसमें भी पिताजी थे, वो अच्छे कुक उनको हैं। ये नहीं लगा कि मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण इतना निम्न कोटि का काम कर रहा हूँ? जब डेमोक्रेसी का डंडा गिरा था ना, तो क्या हुआ था, इन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी ही नहीं लाया, घर में इकोनॉमी के नाम पे भेद कर दिया। अच्छा। जैसे आपके और मेरे बीच में लड़ाई लगाना है, तो अभी अगर 10,000 यहाँ रख लेंगे और बोलेंगे इक्वली बांट लो, तो अगर मैं आपसे पावरफुल हूँ तो मैं 8,000 रख लूंगा, तो आपका मेरे से लड़ाई हो जाएगा। आप मुझसे पावरफुल है तो आप 8,000 रख लीजिएगा। आप दोनों 5-5 भी बांट लेंगे तो भी लगेगा इनका 5 में कैसे छीन लो। तो वो मनी जब ऐसे आ गया ना, पहले स्ट्रक्चर अलग था वर्णाश्रम का, तो वो स्ट्रक्चर के वजह से सब न्यूक्लियर हो गए। तो फिर मेरी बुआ रहती थी मुंबई में, तो बुआ जो मुंबई में रहती थी, तो मेरे पापा बुआ के पास रहते थे। लेकिन वहाँ पे एक बहुत, आपकी बुआ मुंबई में रहती, तो वो मेरा भाई वो सब वही मुंबई में रहते हैं। तो वहाँ एक्चुअली मेरे फादर ये जॉब करते थे। तो एक्चुअली एक मैंने बोला ना रॉयल फैमिली से जो थे, उन्होंने देख लिया अच्छा कि मेरे पिताजी जनेऊ पहनते हैं। तो बोले आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले मैं ऐसा हूँ। तो बोले अरे मैं जानता हूँ, मेरे जो दादी के जो मामा हैं वो पूरे मिथिला के द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑन द प्लेनेट ऐसे हैं वो। हाँ, तो वो बहुत बड़े नाम है उनका। तो वो एक्चुअली बोले अरे तुम उधर से हो, तो उनको बहुत वो लगा कि आपको ये करना पड़ रहा। तो उन्होंने बोला मैं आपको, तो एक कंपनी था रोहा में, निर्लोन करके, तो उधर फादर फिर उधर ही जॉब में रह गए। फिर वहाँ रह गए तो 79 में, शायद मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, पर 79 के आसपास वहाँ थे, और 83 में फिर मेरा बर्थ हुआ। ओके। तो मेरा महाराष्ट्र में ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ,
नेटिव बिहार का है और कर्म क्षेत्र झारखंड हो गया। इसलिए आप तीनों स्टेट के हैं। तीनों स्टेट के हैं। बहुत बढ़िया। तो आप जैसा कि ग्रेजुएशन के बाद फिर आप इस्कॉन ज्वाइन किए या क्या किया आप ग्रेजुएशन के? ग्रेजुएशन इस्कॉन, देखिए इस्कॉन के साथ ज्वाइन करना एज अ फुल टाइम एज अ मॉन्क तो मैंने 2008 में ही किया था। मतलब जॉब करके 3 साल में ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। 1 साल ज्वाइन किया 2008 में। क्या इंस्पायर किया इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए? इस्कॉन में ऐसा है कि प्रभुपाद जी के जो टीचिंग्स हैं, जो हमारे स्वामी प्रभुपाद जी के जो टीचिंग्स हैं, इनको जितने लोगों ने भी पढ़ा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने पढ़ा है, और जितने भी इंक्विजिटिव लोग हैं जो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, अपने बारे में, तो और जो मार्ग बताया है सेल्फ रियलाइजेशन का, भक्ति मार्ग, वो इतने सरल तरीके से बताया है और इतना एप्लीकेबल है। और उतना ही नहीं, प्रभुपाद जी ने जगह जगह सेंटर्स खोल दिए ताकि आप नियर बाय सेंटर से कम्युनिकेट करके आप अपना बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज लगा मुझे कि प्रभुपाद जी ने ये सबके लिए अवेलेबल करा के रखा है, दी बेस्ट थिंग। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था, जब मैंने प्रभुपाद जी का बायोग्राफी का वीडियो देखा ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये व्यक्ति 70 साल का व्यक्ति है, वो अमेरिका जाता है 81 ईयर्स तक, यानी 12 ईयर्स तक 14 बार पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के रिक्वेस्ट कर करके लोगों को हाथों हाथ गीता दे के, उनको प्रीच करके, इतने डिवोटीज को एक्सेप्ट करके एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं इस रिवॉल्यूशन का मैं हिस्सा बनूं। ये मुझे एक अंदर से इंस्पायर हुआ, देख के मुझे बहुत आंखों में आंसू आ गया कि वो बोले आई एम ओल्ड मैन, यू ऑल आर यंग, आप लोग को ये करना चाहिए। तो मुझे लगा हाँ ये बात तो सही है। प्रभुपाद जी की वो कौन सी बात थी जो आपको इंस्पायर किया और मोटिवेट किया? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सो मेनी लाइव्स यू आर गिवन टू योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू गिव योर वन लाइफ टू कृष्णा। आपने इतना जीवन अपने लिए तो दे दिया ना, आज तक ये जीवन भी दे दिया, पिछला अनेक जन्म हमारा हुआ है, हमने अनेक जीवन अपने लिए दिए हैं। लेकिन मुझे तो, हमें तो उनकी मेमोरी याद रहती भी नहीं है कि नहीं, वो तो जैसे टॉक्स होते हैं उसमें आते हैं ना। अच्छा। प्रभुपाद जी जो टॉक्स देते हैं तो उनके तो वीडियोस ऑडियोज अभी भी अवेलेबल ठीक है, लेकिन हमें तो जीवन याद नहीं है, तो हम, मेरे लिए तो यही एक जीवन कीमती है। नहीं तो ये जीवन नहीं, वो तो ऐसा हो गया ना कि वो फेथ की बात है। अब अगर आप वो फेथ नहीं रखोगे तो आप उधर नहीं पहुंचोगे। ऐसे जो फेथ नहीं रख रहे वो तो उनके पास नहीं है। मुझे फेथ है, मुझे, मैंने बोला ना, मुझे ये जो वैदिक फेथ है ये पहले से एक अलग से था। मैं जैसे आपको पहले ही बता रहा हूँ, उसका कोई जैसे पिछले जन्म का मैं हिस्ट्री लाके तो दिखा नहीं सकता, लेकिन वो अंदर से फेथ है। तो मुझे क्लियर था कि पुनर्जन्म तो है और अनेक जन्म हमने भगवान को नहीं देके खुद के लिए सब कुछ किया है, तो मुझे एक जन्म, सच बोल रहे हैं ये, क्यों नहीं देना चाहिए। तो मैं हमेशा भक्तों को ये बोलता हूँ कि सर्वोच्च सिद्धि जो है वो मिले ना मिले, पर ऐसे संतों के वाणी में अपना एक जीवन बिता देना वर्थ इट है। हाँ, अगर मैं आर्मी में एसएसबी देने के लिए तैयार था तो मैं आर्मी में गोली खाने को तैयार था। बिल्कुल। हाँ, अगर मैं परिवार को संभालता तो परिवार को संभालने के लिए तैयार था। तो क्यों ना मैं एक जीवन कृष्ण के लिए पूर्णतया इन गुरुजी के निर्देशानुसार समर्पित करूं। मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन, क्या महत्वपूर्ण लेसन था आपका इस्कॉन में, और एक्सपीरियंस कैसा रहा इस्कॉन के साथ? देखिए, एक चीज़ तो है, प्योर सेल्फलेस सर्विस है। इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज हैं डेडिकेटेड हैं, और उनका एक ही मकसद है कि हम ये जो हमें मिला है वैल्यूएबल चीज़, ये हम लोगों तक कैसे दें। क्या वैल्यूएबल चीज़ मिला? जो भक्ति का जो लाइफस्टाइल है, जो इसमें भक्ति का लाइफस्टाइल में ऐसा वैल्यूएबल क्या दिखता है जो मोटिवेट करता है? देखिए, आधा एनर्जी हमारा जो ड्रॉ होता है काम दुनिया में, आज जो ड्रेन आउट होता है, वो 4 चीज़ों में हमारा हट जाता है। यानी मीट खाते, मांस मछली खाएंगे, आपका कॉन्शियसनेस डल होते जाता है। आप जुआ खेलेंगे, आप एकदम बॉगडअप हो जाएंगे एक चीज़ को लेके। आप अगर स्त्री चरित्र में जाते हैं, मतलब अदर देन और मैरिटल अफेयर, अगर आप कहीं रिलेशन बनाते हैं तो आपका माइंड ट्विस्टेड एंड टर्न्ड हो जाता है। आप देखिएगा, ये एक्सपीरियंस अभी आप देखते होंगे। या आप अगर धूम्रपान इत्यादि करते हैं, तो ऐसे जब हम कोई भी गैम्बलिंग करते हैं तो एक अलग ही वर्ल्ड है वो, बस आपको अपना, अब लोग डूब रहे हैं, पैसे डूब रहा है लोगों का। तो क्या होता है कि ये 4 चीज़ों से भी अगर हम बच जाएं, क्योंकि वो बेसिक टीचिंग, वो कहते हैं कि पहले 4 चीज़ों से बचो और फिर भगवान को ऐड करो। तो अगर हम कह रहे हैं भगवान को ऐड करना छोड़ दीजिए जीवन में, पहले 4 चीज़ों से भी बच गए हम अगर, तो सिंफुल एक्टिविटीज ही कहते हैं इसको, तो 4 चीज़ों से बचने से ही आप एकदम तरंग जाइएगा। जैसे बलून है, उसको नीचे लगा दीजिएगा धागा, छोड़ दिएगा, से ऊपर उड़ जाता है, वैसे आप मुक्त हो जाइएगा, आप ऐसे ही हैप्पी हो जाइएगा। उसके ऊपर वो सिखाते हैं कि आप सब कुछ भगवान से जोड़ दीजिए, डवटेल एवरीथिंग टू सुप्रीम लॉर्ड। यानी आप समझो अभी आप पानी पी रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पानी जो है भगवान की एनर्जी है, तो आप भगवान को अर्पण, माइंड में अर्पण करके पी लीजिए, तो आपका कनेक्शन बन गया। योग मीन्स कनेक्शन।
तो आपका कनेक्शन बन गया ना, तो आपको अपने आप रिलैक्स फील होगा। उसका कारण ये है कि चोर जो होता है ना, चोर वो तब तक आंख मिचौली खेलता है जब तक उसकी जेब में, समझो आपका मोबाइल किसी ने चुरा लिया और जेब में रखा है, वो बहुत बेचैन हो जाएगा। उसका कारण है कि उसका जो अधिकार नहीं था वो लेके बैठा, किसी और का लेके बैठा है। लेकिन वो एक बार दे देगा आपको ऑफिस, सर ले लीजिए, बहुत परेशान हो गया हूँ, तो वो आराम से इस ऑफिस में घूम सकता है, क्योंकि उसने चोरी अब वापस कर दिया। तो एक्चुअली हमारे पास जो भी है वो हमारा नहीं है। ये जो भी हमको ऐसे मिला है वैसे मिला है, कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम का हाथ है। तो जब हम त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पिता करते हैं, प्रभु ये आपका है, आपको मैं दूंगा, तो वो वापिस हमको देंगे, लेकिन तभी वो बिना हिचकिचाहट के, बिना एंग्जाइटी के और हैप्पी रहेगा। इसलिए प्रायः सभी परेशान रहते हैं, लेकिन उनको परेशानी का कारण नहीं मालूम होता है कि भाई जब सब भगवान का है, आप ले लिए हो और अपना अपना बनाने में लगे हो, फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। लेकिन एक बार समझ जाओगे सब भगवान का है और सब मिलजुल के रहोगे भगवान की निर्देशन है, तो आसानी से सब कुछ रहेंगे। तो इसलिए प्योर लाइफस्टाइल जो है वो देने का प्रयास इस मूवमेंट का है। हालांकि चैलेंजेस हैं, क्योंकि सोसाइटी 1 मिनट में ले नहीं लेगा, तो उसको ग्रेजुअली कैसे दे सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से, प्रीचिंग के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। क्या मोटिवेट किया आपको ये डिसीजन लेने के लिए इस्कॉन को अब छोड़ने का वक्त आ गया? मैंने ऐसा है कि इस्कॉन को मैंने नहीं छोड़ा, मैं ये प्रभुपाद जी का इच्छा था वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब जो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, हमारे वैदिक सभ्यता पहले से है, और उसका हर शास्त्र में भरपूर मतलब उसका मार्ग लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद जी जाते जाते बोले कि मैंने मेरा आधा ही काम किया है, मैंने केवल धर्म जागृति की है, आपको भक्ति मार्ग से जोड़ दिया है, परंतु मेरा वर्णाश्रम का काम, यानी गुरुकुल, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 16 संस्कार, फिर ये सब जो है ना आज के जनरेशन के पास नहीं है, ये मेरा देना बचा है। ये प्रभुपाद जी जाते जाते बहुत बार बोल के गए। तो उनके डिसाइबल्स हमेशा बोलते थे, लेकिन वो सबके सब जो डिसाइबल्स थे ये सारे के सारे फॉरेनर्स थे, इनका इंडियन कल्चर से ज्यादा कनेक्शन था नहीं, तो उनसे वो हो नहीं रहा था। मैंने भाई कई बार सीनियर्स को बोला कि क्या किया जाए, बताइए, हम लोग करेंगे। बोले प्रभु वी डोंट नो, क्योंकि हम लोग बस यही जानते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा, हम लोग इससे ज्यादा नहीं जानते। तो अच्छा, प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों चले गए कि वहां पे लोग? उनके गुरु ने आदेश दिया था, उनके गुरु ने आदेश दिया कि मेरे सारे शिष्य तो प्रचार कर ही रहे हैं, तुम पढ़े लिखे हो, तो प्लीज तुम अमेरिका में जाओ और यही चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसफी है संकीर्तन यज्ञ का, ये कृपया करके उनको दो, क्योंकि वो लोग यहाँ अटैक कर रहे हैं या यहाँ के लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, उनको हमारा ही दे दो। अच्छा। उनको जब हमारा हायर मिलेगा तो वो उन्हें हमें बदलने का जरूरत नहीं, हमें साथ में लेके। लेकिन हुआ तो उल्टा है, वो लोग हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे घुसे हैं कि अब हर हाथ में, हर घर में, वो तो है, हर सर में, हर पैर में, तो उतना ही बचा है, उतना ही बचा है जितना प्रभुपाद बचा के आए हैं। ऐसा आप कह सकते हैं ऐसा आप कह सकते हैं कि जितना उन्होंने बचा के लाया बस वही बचा है। तो बिल्कुल वही उतना ही बचा है। तो हाँ, तो फिर इस्कॉन आप डिपार्चर पे, इस्कॉन में क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे पाया गया समहाउ, इसमें मैं डायरेक्ट किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये एक वेव बना कि जब प्रभुपाद जी डिपार्ट किए तो प्रभुपाद डिसेबल्स जो फॉरेन बॉडीड थे और जो इंडियन बॉडीड थे, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिसीजन का डिफरेंस होता था। तो ये टॉपसी टर्वी होता है, कभी ये लोग मैनेजमेंट में हावी हो जाते थे, कभी ये लोग कर लेते थे, तो ये चलता था। पर मैंने प्रीचिंग करते करते मैं रांची तक पहुंचा, रांची सिटी में प्रीचिंग चालू किया। और फिर क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि वर्णाश्रम करना है अभी, और उसके लिए मैंने गुरुकुल के लिए लैंड लिया और अधिकारियों को भी दिखाया कि देखो ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। ऑब्वियसली वो लीगल, पता नहीं डॉक्यूमेंट कितना लीगल है, पर उन्होंने लिख दिया कि हाँ ये इस्कॉन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर मैंने उसमें, मेरा ये स्वभाव नहीं कि मैं जाके बच्चों की तरह रो दो, तो मैंने बोला ठीक है आपने लिख दिया, पर मैं ये कभी नहीं मानता कि मैं इस्कॉन का नहीं हूँ, मैं इस्कॉन का ही हूँ। अच्छा, था, हूँ, रहूंगा। अब वो जो लीगल बॉडी है, वो लीगल बॉडी अपने सोच, जैसे अब प्रधानमंत्री जी लिख दे कि ये व्यक्ति भारतीय नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति देश के लिए कर रहा है, तो मेरा हालत वो मूवी में एजेंट होता है ना, जो देश के लिए दूसरे देश में जाके कुछ करके आता है और उसको बोलता है ये हमारा नहीं है, उसकी जो हालत होती है वैसा हो गया। तो हम कर तो स्वामी जी प्रभुपाद जी का ही काम कर रहे हैं, और बाकी डिवोटीज भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैनेजरली वो ऐसे लिखते। तो फिर हमने एक नया भक्ति वेदांत विद्या भवन ट्रस्ट बनाया, उसके माध्यम से फिर अब गुरुकुल्स को ऑपरेट करते हैं।
अभी गुरुकुल को आप इस्कॉन साइड के भक्ति वेदांत विद्या भवन के, गुरुकुल हाँ को यस, उसके नाम पे चलाते हैं। चला रहे हैं। इस्कॉन से कोई कनेक्शन हाँ, इस्कॉन लीगली हमें हमारा कोई बाइंडिंग नहीं है और हमारा कोई ऑब्लिगेशन एक दूसरे के लिए नहीं है। फिर तो जो ऐसा एक स्पिरिचुअल रिलेशन है वो वैसे ही है, बस जो ऑब्लिगेशन है मैनेजरल ऑब्लिगेशन होता है, तो क्योंकि अलग ट्रस्ट है तो वी आर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गुरुकुल के फाउंडेशन के बाद आपकी पर्सनल फिलॉसफी जो है वो कितना इवॉल्व हुआ है? एक्चुअली मैंने जो जैसे ग्रेजुअली ग्रो होता है ना फिलॉसफी, तो रादर वो प्रैक्टिकली जब नीचे उतरा तो मुझे समझा कि प्रभुपाद जी जो बोल रहे थे कि वर्णाश्रम करना कितना जरूरी है वो अब समझ आया। क्योंकि मंदिर में रहते थे तो सिर्फ लेक्चर देते थे या किसी को मिल लिया थोड़ा प्रसाद दे दिया। अब जब ग्राउंड में हम लोग 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं, अच्छा, हाँ यानी क्या होता है वर्णाश्रम का मतलब होता है कि आप जमीन, गाय, मनुष्य, धर्म, आध्यात्म को एक सिंक में बनाओ, जो पहले भी था। पहले हर गांव में मंदिर होता था, धान कटता था तो पहले भोग ठाकुर जी को जाता था। अब वो ऐसा सिस्टम है नहीं। तो अब क्या है, हम लोग कर रहे हैं, अभी 5 एकड़ लैंड लिया हमने पूरा। आप आएंगे कभी तो आपको दिखा दूंगा, पूरा पोटैटो, सब्जी, पालक सब लगा हुआ है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उधर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें गाय और बैल लगाएंगे, तो गाय और बैल को जो है एंगेजमेंट मिलेगा। अच्छा, और वो रेवेन्यू से ही लोगों का मतलब जो जरूरतें हैं वो पूरा करने की जरूरत है। अभी जो बच्चे हैं गुरुकुल में 383 के अप्रॉक्स, तो इन बच्चों का इकोनॉमिक्स कैसे हैंडल करते हैं आप? अभी तो फिलहाल दोनों मिक्स है। जैसे अभी चालू किया जब हमने, तो डिवोटीज जो मेरे ऑनलाइन पहले भी पहचान के मेरे फ्रेंड्स थे या मेरे स्टूडेंट्स रहे थे पहले, तो इन सब के से थोड़ा जो भी हेल्प हुआ उससे पहले छोटा सा एक कुटीर बनाया। उस कुटीर को बनाने में 28 दिन लगे। हालांकि उस कुटीर को बाद में किसी ने आग लगा दिया। अब जो परीक्षाएं हैं वो तो देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो कुटीर था, फिर ठाकुर जी थे, तो समाओ ठाकुर जी यहाँ रांची में ही थे, राधा रमन जी। तो जो अधिकारी थे बोले नहीं तुम्हारे भगवान है, तुम लेके जाओ। तो मैं बोला अच्छे, कोई ये बोले भगवान तुम्हारे हैं, ये तो सक्सेस है। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं उनको ले गया वही झोपड़ी में, उनको सेवा दिया। भगवान को कहा देखो अब तुम ये सोचोगे मलाई ये सब मिलेगा, तो ये सब में नहीं मिलेगा। जो यहाँ भोग लगेगा वो आपको खाना है। तो मैंने 100 परिवार को, गांव में 3 गांव के 100 परिवार के लोगों को कहा कि आपको एक दिन, क्योंकि अभी जो मंदिर है वो एकदम ऑपरेटिव नहीं है पहले की तरह, तो आप रोज एक परिवार 1 दिन का पूरा भोग भगवान को आप लोग लगाइए। अच्छा। तो ऐसे करके भगवान को भोग लगता था, उसी में थोड़ा हम 4-5 लोग रहते थे, उसी में हम लोग जो मिलेगा उसमें चुपचाप प्रसाद ग्रहण करके फिर धीरे धीरे प्रीचिंग किया, फिर लोगों को इन्वॉल्व किया। पहले 30 बच्चे आए, अगले साल 60 बच्चे आए। 30 बच्चे 60 बच्चे, ये सब बच्चे कहाँ से हैं? नहीं, हमने बोला कि ऐसे हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं, तो उधर के जो भी लोग हैं बच्चे हैं, कहाँ से है तो कोई तो उधर पहचान का था नहीं। तो ये अभी जो अप्रोक्सीमेटली 383 किड्स हैं, ये बच्चे सिर्फ झारखंड के हैं या झारखंड से बाहर के भी? 70% झारखंड के हैं। ओके। और 30% अदर स्टेट्स के हैं। अच्छा। 70 से भी ज्यादा प्रभु जी, 70 से 80% जो 75-80% झारखंड से। झारखंड से। हाँ। आपका गुरुकुल खोलने के पीछे क्या मिशन और विजन रहा? वो प्रभुपाद जी भी किए थे अपने टाइम पे गुरुकुल, समहाउ वो लॉन्ग रन तक सक्सेस नहीं रहा। तो बाद में मैंने भी सोचा चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो अभी हमने उस पर कंसिस्टेंट एफर्ट डाला है। मेरा एक टीम है 28 लोगों का, जिसमें कोर टीम है, एक्सटेंडेड टीम है, गृहस्थ डिवोटीज भी हैं, ब्रह्मचारीज भी हैं। तो सब मिला के इसको, अभी हमारे 19 एक्सटेंशंस हैं गुरुकुल के, यानी हमारे एक गुरुकुल से 19 गुरुकुल बनते हैं। और 19 गुरुकुलों में अलग अलग जगह यही जो बच्चे हैं इनको डिस्पैच कर करके रखते हैं, और रोटेशन में वो लोग उनको स्टडीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं। क्या यूनिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपने गुरुकुल में? मैंने क्या किया है, जो क्योंकि झारखंड बोर्ड जो है यानी बोर्ड स्टडीज़ है वो भी ज़रूरी है, वो तो दे के रखा है। उसके अलावा हम 2 चीज़ों, बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड? नहीं, झारखंड बोर्ड। अच्छा, पहले सीबीएसई ट्राई किया था, फिर मुझे पहले तो मैंने यही रखा था, लेकिन वो इतना उसका रिक्वायरमेंट और ये सब है, तो मैं सोचा कि इसको फुलफिल करते करते ही नहीं होगा। तो झारखंड बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है वो हम पे मतलब मर्सीफुली हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। तो हमने सोचा चलो बोर्ड से मतलब है, तो क्योंकि मैं एनसीईआरटी के, इतने अच्छे कनेक्शंस हैं गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेट्स में, पॉलिटिक्स तो वो अभी हुए ना। अच्छा। पहले नहीं थे? पहले नहीं थे, मतलब पहले थे, लेकिन पहले मैं गुरुकुल दिखना भी चाहिए ना। अब 30 बच्चे लेके कैसे जाओगे? ट्रू। आप 30 बच्चे लेके बोलोगे मुझे दे दो, आज आप मुझे शो पे बुलाए, आपको मदद मिलती है? नहीं ना,
नहीं मिल रही है। नहीं, सरकार से जैसे सरकार ने कहीं बाधा नहीं की है, लेकिन सरकार से हमारा कोई ऐसा स्कीम कनेक्शन इत्यादि नहीं है। हमारा जो वेल विशर से आता है डोनेशन, उसी से आता है। और अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि गर्ल्स गुरुकुल के लिए, सरकार को तो रिक्वेस्ट नहीं किया है। क्या चैलेंजेस है गर्ल्स गुरुकुल स्टार्ट करने में? नहीं, कोई चैलेंजेस अभी तो फिलहाल नहीं है, बस उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वही थोड़ा कुछ कॉर्पोरेट्स को रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट क्लासरूम्स और रेजिडेंशियल ये सब आप बना के दे दें, तो बाकी चलाने में हम लोग। वैदिक टीचिंग्स और कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन को इंटीग्रेट करने में क्या चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं? हाँ, ये चैलेंजेस तो ये है कि जो यंग जनरेशन है बॉयज का, वो एक तो वीडियो देख के आता है, मोबाइल वाला जनरेशन है, इनको ओवर गुडनेस पसंद नहीं है। अच्छा, जैसे नए जनरेशन को ओवर गुडनेस पसंद नहीं है। आधे मतलब अगर हमने 500 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, एक साल में 500 फॉर्म आ जाते हैं, तो हम जब फोन करते हैं तो उसमें से 280 या 290 लोग आते हैं, 210 लोग नहीं आएंगे, वो नहीं आते हैं, वो फॉर्म भर देते लेकिन आते नहीं। और 290 लोग जो आते हैं उसमें से 50-60 तो आते ही बिना उधर का रजिस्ट्रेशन किए चले जाते हैं। क्यों? वो देखते कि अरे यहाँ तो ऐसे रहना है, ऐसे मतलब जमीन है, बिस्तर नहीं है जमीन पे, मतलब जमीन नहीं सोना, मतलब है बेडिंग्स है, पर ग्राउंडेड रियलिटी है, खेती भी करना है, सुबह 4 बजे उठना है। तो बच्चा जो है पहले होता है मामा मम्मी नहीं 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 नहीं, तो 50 लोग चले जाते हैं। फिर 20-30 लोग जो हैं वो मतलब फॉर्म भरते भरते देखते हैं कि वो ठीक ही है, पहले वाला स्कूल ठीक है, तो ऐसे फिर वो चले जाते हैं। फिर एक्चुअली जो 200 बच्चे आते भी हैं उसमें से 20-30 बच्चे देखते हैं कि 4 बजे उठा ही रहे हैं, ये बोलते नहीं है, ये 4 बजे उठा भी देते हैं। तो फिर वो 20-30 चले, तो ऐसे करके 500 में से 180 एक्चुअली टेंजिबली लास्ट ईयर जो 500 फॉर्म भरे थे, तो उसमें से 180 वहाँ, पहले हमारे 200 बच्चे थे 203 के आसपास, तो अभी 180 इस बार रुक गए, होल्ड ऑन हो गए, क्योंकि वो टफ है ना। अब दोनों पढ़ाना है, वैदिक भी पढ़ाना है, मॉर्निंग उठना है, साधना भी करना है, फिर योगा प्रैक्टिस भी कराते हैं, फाइटिंग भी सिखाते हैं। कोई बच्चे का सक्सेस स्टोरी कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सक्सेस स्टोरी मैं ये कहूँगा, एक स्टूडेंट है गांव का, वो फर्स्ट स्टूडेंट है रादर मेरा उस गुरुकुल का। वो पहले उसकी माँ कैसे लाई, तो वो लूना पापा का लेके पेड़ का ब्रांच होता है ना, उसके ऊपर चला लेता था। अब मुझे बताओ, अगर गिर जाएगा तो माँ ने उसको पकड़ के लाए, बोले इसको कहीं नहीं छोड़ना है। बड़ा भाई बोला ये यहीं रहेगा प्रभु जी, इसको लेके नहीं जाना हमने। वो लड़का आज मतलब उसका 10th होके 2 साल हो गया, अभी 12th में मतलब वो, तो फिर वो जब पास हो गया तो बोला अब मैं मस्ती करूंगा। लेकिन हमारे जो इतने 4-5 साल का जो उसके अंदर इनपुट था ना, उसके वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि वो रांची किसी एजुकेशन के लिए आया भी, यहाँ देखा, क्योंकि हम लोग फीस नहीं लेते, यहाँ देखा कि रहना है तो 2-2,500 रुपये भाड़ा है, खाने का 2-2,500 रुपये खर्चा है, फिर 2-2,500 यहाँ वहाँ दोस्तों में करना है, तो 6-8 हज़ार तो आपके यूं ही निकल जाने हैं। बिल्कुल। अच्छा, उतना निकलने के बाद वो देख रहा है कि दो रूम पार्टनर कभी कभी नशा का सामान ला रहा है, तो दूसरा रूम पार्टनर लड़की के चक्कर में मार खा के आ रहा है। तो बोला अरे तो बहुत ही अलग दुनिया है। वो बोला प्रभु जी मैं वापस गुरुकुल आ सकता हूँ क्या? मैं बोले मेरा सक्सेस है, तुम आ जाओ। फिर वो आया, फिर मैंने उसको अभी मेरे गुरुकुल का एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया है, प्लस उसको 1 एकड़ लैंड दिया है। मैंने बच्चों को बोला कि आप पास आउट हो रहे हो ना, मुझसे 1 एकड़ लैंड लो और उसमें टिल्ट करके उससे इकोनॉमी जनरेट करो। तो वो 1 एकड़ लैंड भी दिया उसको, और उससे अभी वो स्टेबल है, एक एक्टिविटी कर रहा है। ऐसे सब बच्चे जो हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 40-50% जो बच्चे हैं उनको अपना लाइफ जो है वो एक दिशा दिख रहा है, जो उनके अंदर। हमको हमारा मेन मकसद क्या है गुरुकुल बता रहा हूँ, मुझे बहुत बड़े चाणक्य विद्वान पंडित नहीं पैदा करने हैं, वो अपने आप कर्मों से बनेंगे। मुझे ये देखना है कि जब बच्चा 10वीं तक पढ़ ही रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में भी फ्री पढ़ाई होती है, तो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो कल्चर होना चाहिए, संस्कार का मतलब क्या होता है कल्चर, वो कल्चर उसके अंदर रिस्पेक्टफुल कल्चर, रिस्पॉन्सिबल कल्चर नहीं रहेगा या रिलीजियस कल्चर नहीं रहेगा, तो वो आगे जाके कोई भी काम करने को वो जस्टिफाई कर देगा, किसी का मर्डर कर देगा, चोरी कर देगा, बोलेगा ओके। तो उस जनरेशन को जो मॉडर्न सोसाइटी लेके जा रही है अभी, उसको कहीं ना कहीं बैक ट्रैक करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा मेन मकसद है। ओके, हिंदुत्व क्या है? हिंदू यानी हिंदू वर्ड जो है वो बेसिकली अरबिक लोग हम लोग को यूज करते हैं। यहाँ के लोगों को जो सिंध नदी के पार रहते थे, उनका कल्चर, रहना खाना, एक इंटीग्रिटी का अलग होता था। तो वो लोग जब बिजनेस करते थे अरब्स में, तो अरबिक कंट्री में,
आना जाना बनता था, तो वहाँ के ट्रेडर्स को वो सिंध 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 हिंद बोलने लगे। तो आप सिंधी बोलते हैं ना, हम लोग सिंधी बिजनेसमैन है, तो वही सिंधी लोग ज्यादा ट्रेड करते थे, क्योंकि यहाँ के लोग ट्रेड करके फिर सिंधी लोगों से बॉर्डर पे करते थे। तो सिंध लोग जब ट्रेड करते थे, सिंध वो हिंद हो गया। अच्छा। तो उन्होंने नाम दे दिया हिंदू। तो जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स क्योंकि वहां से आए, तो वो भी उस टर्म को लेके पूरे को डिनोट कर दिए थे। अच्छा। तो उन्होंने इसको हिंदू बोल दिया। अब क्या है कि जब रूलर आपको हिंदू 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 बोलेगा, तो फिर वो हिंदू वर्ड आ गया। लेकिन जिसको एक्चुअली वो डिनोट कर रहे हैं वो सनातन धर्म है। अच्छा। हाँ, हिंदू मीन्स सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है आत्मा जो है मरता नहीं। आत्मा कभी मरता नहीं। गीता में कहते हैं नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो जब आत्मा मरता नहीं, जलता नहीं, गीला होता नहीं, वो हमेशा रहता है, तो वो सनातन है, कभी विनाश नहीं होने वाला। और उसका जो धर्म है, उसमें जो उस धर्म को लेके जीवन जीता है, उसको सनातनी कहते हैं, यानी सनातन धर्म के पालन करता कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो आत्मा को लेके ही हमारा लाइफस्टाइल बना हुआ है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने जो हमें लाइफस्टाइल दिया है, वो पूरा सनातन धर्म यानी आत्मा का धर्म लेके बना हुआ अच्छा, है। इस पे आपका क्या विचार है? जो यूपी में मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, या मस्जिद के अंदर मंदिर निकल रहा है, उन इलाकों में मंदिर निकल रहा है जहाँ पे हिंदू नहीं जा पाते थे, और उस पे आपका क्या विचार है? इस विचार से पहले बस एक डेफिनेशन दे दूंगा। हाँ। वो डेफिनेशन ये है, मेरा क्लियर स्टैंड है। धर्म ये शब्द केवल सनातन को लगता है। धर्म ये वर्ड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनको नहीं लगता है। अच्छा, उनको क्या लगता नहीं है? हाँ, धर्म उनके बुक में है ही नहीं ना। तो उनके पूरे में बता रहा हूँ, कुरान में हाँ। धर्म नाम नहीं है, हाँ। मजहब है। अच्छा। हाँ। क्रिश्चियनिटी में हाँ। जीसस कभी क्रिश्चियनिटी नहीं बोले। जीसस के बाद कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, उसको शासन करने के लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए था। तो वो इन कैटेगरी के लोगों को उठा के ले लिया और बोला तुम लोग क्रिश्चियन हो, तो वो टर्म उनका है। जीसस ने भी कभी क्रिश्चियनिटी वर्ड यूज नहीं किया। अच्छा। धर्म उन्होंने यूज नहीं किया। ठीक है। तो हमारा जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है धर्म का, इसको कृपया करके उधर लगाएंगे तब ये वाद चालू होता है। अब एक सिंपल अटैक है, धर्म को छोड़ दीजिए, धर्म इसमें बीच है ही नहीं। मैं अगर आपका ये ऑफिस का एक ऑफिस ले लूं पावर के तलवार के जोर पे, और वहां पे आपके चेयर पे मैं मेरा मूर्ति रख दूं, तो ये आक्रांता कहा जाएगा। हाँ, मैं आक्रांता हो जाऊंगा। ठीक है। और 10 साल बाद आपका बेटा आता है और बोलता है मेरे पापा का ये ऑफिस था और कुछ अलग तो भी तलवार लेके मेरे पावर मैन को हटा के मेरी मूर्ति को हटा के फिर वापस आपकी मूर्ति लगाता है, तो वो आक्रांता नहीं कहलाया जाएगा, वो स्वाभिमान कहलाया जाएगा। तो एक्चुअली भारत ने जो सनातन धर्म है, इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, ये सभी फिलॉसफीज को पहले ही अपने वेदों में लिख चुका है। क्या आप जानते हैं हमारे वेदों में एथिज्म है, वेदों में एथिस्टिक दर्शन भी है, कणाद का, वैशेषिक दर्शन कहते हैं। हमारे इसमें थीस्टिक उत्तर मीमांसा भी है, हमारे इसमें कर्म मीमांसा भी है, कर्म को प्रधान बता के भी तत्वों को बताया गया है। तो हमारे इसमें आप कुछ भी बोल दीजिए, आपको स्वीकृति है। लेकिन हमारे यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे आपको विचारों को रखना है तो शास्त्रार्थ किया जाता था कि मुझे ये विचार रखना है, तो आपको ये चलिए सबके सामने बैठिए और विचारों को रखिए। तो शास्त्रार्थ होता था, लड़ाई नहीं होता था। पहले भी मतभेद होते थे, मुझे लगता है कर्म प्रधान है, आपको लगता है भगवान प्रधान है, तो चलिए बैठिए, चर्चा करेंगे, लोग सुनेंगे और शास्त्रों का प्रमाण लेते हुए, उदाहरण देते हुए करना पड़ेगा। लेकिन कल आप तलवार लेके बोलिएगा कि मेरा ही सही है, ये भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो लोग कहाँ बोल रहे हैं कि ये सही है? नहीं, तो तलवार ही से आए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, आपको एक मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया, उसमें बहुत सुंदर तरीके से एक एक आक्रांता का उन्होंने ही लिखा हुआ रेफरेंस से आपको पता चलेगा उन्होंने कितना अत्याचार किया है। ठीक है, मान लिया कि ये अत्याचार हुआ भी, तो क्या एक स्टेबल सोसाइटी में जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पे ये एक प्रयास नहीं अनस्टेबल करने का? इसमें दो पार्ट हैं। हाँ। डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा लड़वाता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लड़वाए, गरीब अमीर को लड़वाए, दो स्टेट्स को लड़वा देगा, मतलब कोई रीजन नहीं, कोई किससे लड़ सकता है डेमोक्रेसी में। पति पत्नी के साथ कोर्ट में लड़ रही है, तो हम डेमोक्रेसी के चाल को नहीं पकड़ेंगे यहाँ पे, वो तो सबको लड़वाएगी, फिर तो ये मुद्दा उसमें लड़ाई का आ जाएगा। लेकिन मैं इसको एक अलग एंगल से कहता हूँ कि जो विचारधारा यहाँ का नहीं है, उसके खिलाफ कोई अगर षड्यंत्र हो रहा हो, ठीक है, गजवाए हिंद, उनका प्लान था कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक
उधर तक आसाम को ऐसे तोड़ देंगे, नेपाल को एनक्रोच करके, यहाँ से गुवाहाटी का जो एरिया है आपका, किशनगंज से लेके वो एरिया, आज भी वो पूरा बेल्ट मुस्लिम्स है। इनका प्लान था ये बेल्ट पूरा तोड़ के हम इधर का आधा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको काट देंगे। फिर इनका प्लान था केरला को अलग हब बना के, क्योंकि वो पोर्ट बन सकते हैं वहाँ पे, उसको काट देंगे। तमिलनाडु को अलग स्टेट बनाएंगे। मतलब बहुत पहले से प्लान है। तो इन सब प्लान्स को, प्लान है ये सब? कब के प्लान है प्रभु जी, आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या बात कर रहे हैं आप? सीरियसली मैं नहीं जानता। LTT नहीं सुने थे? लिट्टे, अच्छा, हाँ, लिट्टे सुना। लिबरेशन टाइगर तमिलिलम। हाँ, फिर अच्छा, उनका ये प्लान था? फिर उनका प्लान था तमिलनाडु को। आज का जनरेशन मुझे नहीं लगता कि जानता है। आज जनरेशन नहीं जानता तो क्या, हिस्ट्री आपके जानने ने, आपकी अनजाने होने से हिस्ट्री के एक्शंस नहीं बदल जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गुरुजी प्रभुपाद जी को तो मैं देखा भी नहीं हूँ। अब आप मुझे इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते ना, आपको तो देखना होगा कि स्वामी किसके, आप चेला किसके हैं। बिल्कुल। आप रिस्पेक्टेबल हैं, अनरिस्पेक्टेबल हैं। अगर मैं कोई डेकॉइट फैमिली से आ रहा हूँ और मैं सिर्फ लूटता हूँ, तो आप कैसे मुझे रांची में आने देंगे? तो हिस्ट्री तो जाना पड़ता है। हिस्ट्री को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री का कितना इम्पैक्ट बचा हुआ है, उस इम्पैक्ट को एड्रेस तो आपको करना पड़ेगा। हिस्ट्री के इम्पैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जैसे ऐसे नहीं कि अब हम वीर सावरकर की तरह जाके वो करेंगे, अभी वो जरूरत है नहीं। लेकिन उनका जो पॉइंट था कि लैंग्वेज पे स्टेट्स मत बनाइए, उससे फालतू के विवाद होंगे, ये ब्रिटिशर का चाल था कि लैंग्वेज पे स्टेट्स बना दो, बाद में जैसे अगर ये आपका टेबल के ऊपर ग्लास है, पहले से उसको टुकड़े बना के रखे तो मेरे एक हाथ से सब टूट जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं टूटा हुआ है, नहीं आपने बनाए हुए हैं, तो मुझे बहुत मेहनत लगेगा, तो मैं तब तक वो लोग डिफेंड कर सकता है। इन्होंने ऐसा कर दिया है, कल से एक झारखंड का आदमी, जोहर झारखंड बोल के, एक महाराष्ट्र का विजय महाराष्ट्र बोल के, आपस में दो लीडर लड़ के स्टेट्स को तोड़ने में 30 सेकंड्स नहीं लगेंगे। तो LTT तमिलनाडु को अलग करने का प्लान था, केरला को अलग करने का प्लान था। तो ये प्लान्स हर ओपोजिशन के बनते हैं, चाहे वो CIA हो, KGB हो, या हमारा नेबरिंग स्टेट है। अब मुझे इतना ही बताइए, पाकिस्तान का आज भी जो है, आप वीडियोस आते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये हमारे भाई हैं हिंदू, हम हिंदुओं से नहीं, अब हिंदुस्तानी से नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। अब वो जाग गए हैं। क्यों? उन्हें समझ में आ गया कि इधर से अमेरिका पैसा देके हमारा जमीन पे एयरफोर्स का बेस बनाता था, वहाँ चाइना जो है हमारे यूघिर मुस्लिम्स को मार रहा है, लेकिन यहाँ हमको पैसा देके हमारा काम करवा रहा है। तो काहे का, वो तो हमारे धर्म जो भी हमारा है मजहब उसके लिए भी नहीं है। और इधर उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। इतना होने हुए भी यहाँ पे वो पीसफुल जी रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पे वो जानते हैं। तो सनातन का खासियत यह है कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आप आ जाइए तो खुशी खुशी, लेकिन सॉल्वेंट ही हटा दीजिएगा। इस चक्कर में अगर कोई है तो वो उसका जो एनर्जी है वो सिंक में उभर के आएगा। लेकिन लोग बाग तो कहते हैं कि आप अनर्गल एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, जिससे कि दो धर्म के लोगों के बीच में विवाद पैदा हो सके और आप अपनी राजनीति रोटी सेक सके। अब जो ऐसा कहते हैं, अगर उनके पीछे कोई लॉजिक है या कोई तर्क है तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? अगर कोई मंदिर के अंदर या कोई कुछ सामुदायिक इलाका में, किसी एक पर्टिकुलर सामुदायिक इलाका में हिंदुओं का मंदिर मिलता है या उसका अवशेष मिलता है, तो क्या आपके अनुसार होना चाहिए? उसको डिमोलिश करके मंदिर का निर्माण, या उसको एज इट इज छोड़ दें, या मस्जिद का निर्माण? मैं तो कहता हूँ जो अगर वो मंदिर है, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कोई बाहर से तो आए नहीं थे, यहीं के हैं। जो नवाब लोगों ने ज़्यादा टैक्स ले लिया तो जो लोग डर के मारे बन गए, या तलवार के जोर पे डर के बन गए, वो लीनिएज यहीं के हैं, 7-7 साल पुछ तो उनका यहीं का है। उनको बोलना है देखो आपको ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, ये अच्छा मंदिर है, इस मंदिर को हम निर्माण करेंगे, अगर तुमको प्रेयर हॉल चाहिए तो एक अलग से बना के दे देंगे। अगर मैं शासक होता तो मैं ये बोलता कि तुम भी रिस्पेक्ट करो, हम भी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई बहुत शास्त्रिक अगर कोई चीज़ है, जैसे एक होता है कि कोई मंदिर था उसको तोड़ दिया, वो समझ में आता है। लेकिन कोई जैसे पुराणों में इतना वर्णन है, उन वर्णित चीज़ों को, जैसे आप ताजमहल देखिए, तेजोमलय है, ताजमहल शिव जी का मंदिर है, आज भी उसको खोदिएगा पूरा निकलेगा सारा। अंदर कुतुब मीनार क्या है? विष्णु जी का स्तंभ है, वो 24 सब नक्षत्र दिखाई देते, 27 से डायरेक्शंस हैं। तो अब आप बोलेगा वो कोई राजा आ गया था एक जमाने में, अब बोला है मेरा है, और आप उसको वापिस नहीं क्लेम कर पा रहे हैं, तो ये आपकी नपुंसकता है। मैं तो ये कहूँगा ऐसे बोलने वाले नपुंसक हैं। हिंदू भी, हाँ, वो हिंदू भी नपुंसक है जो अपना क्लेम ही नहीं ले पाता, तो हिंदू कहेगा, वो हिंदू नहीं हो सकता। क्यों? वो तो बोलते हैं कि भाई हम तो
हिंदू सर्वधर्म को अपनाने वाले तो होते हैं। रहिए ना, आपको मना कौन किया था? सर्वधर्म अपनाइए, आपको कोई दिक्कत थोड़ी, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप बना, आप वैसे ही रहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों के जोर पे तो बांग्लादेश में जी रहे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, बांग्लादेश से भी बताएंगे। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल पे अटैक होता है, देश के प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस पे आप क्या बोलते हैं? इसमें बहुत यूनिवर्सल पॉलिटिक्स है सर। इसमें इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है, न इस्कॉन का लेना देना है, न मुस्लिम्स का लेना देना है। अच्छा, हाँ, सॉरी, हाँ। इधर मैं जाऊंगा, मुस्लिम और इस्कॉन किधर आता है वो भी मैं आऊंगा। हाँ, हाँ। मीडिया क्या करती है ना, आपको कुछ और दिखाती है और करती कुछ और है। अब आपको सिंपल बताता हूं, अमेरिका सुपर पावर रिटेन बनना चाहती है, वो सुपर पावर बनी रहना चाहती है। चाइना अब इंडिया से दोस्ती कर चुकी है कि बोले हम दोनों का लड़ाई नहीं होगा, वीजा ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्लियर कर दिया इन्होंने, बिजनेस ट्रेड, ठीक है, अब ज्यादा लड़ाई झगड़ा है नहीं। पाकिस्तान को बोला है भाई अब तू बच्चे की तरह रहे इधर, अब बच्चे की तरह तुम्हें सब देंगे, शांति रखो। इसलिए अभी वहां इमरान खान बोलता है कि हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें इंसानियत, इबादत, वो सब बोलने चालू हो गए, वो डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे कश्मीर में तो अटैक कर ही रहा है पाकिस्तान आज भी। नहीं, वो तो कैसा है कि एक दिखाने वाला चीज करना पड़ता है। आप बोलोगे मैं देश हूँ तो कुछ तो गोली चलाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं स्पिरिचुअल हूँ तो एक श्लोक बोल दूंगा आपके पॉडकास्ट पे तो लगेगा ना हाँ भाई गुरुजी है। अच्छा, हाँ, अब श्लोक नहीं बोलेंगे तो ऐसे कोई भी लाल कपड़ा पहन के बात करेगा ना, तो वो अपना धंधे का काम थोड़ा उसको करना पड़ता है कश्मीर में, नहीं तो कैसे नीचे से टैक्स लेगा ना, टैक्स ही नहीं आएगा उसको। करेक्ट। तो वो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल कह रहा हूं मैं, ऐसे आप दूसरी साइड जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वहां पे पाकिस्तानी चाहते हैं कि ये सब बंद हो, ठीक है, थोड़ा एक प्रीवियस ग्रीवियंसेस हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बंद करो। 1947 में जो हो गया, महात्मा जी ने जो हमारा धन्य ऊपर किए, हम लोग दोनों देशों को धन्य कर दिया है, वो अब बस करना है, तो वो पाकिस्तानी भी चाहते हैं। अब यहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स क्या है सुनिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 370 हटा दिया, जिन्होंने मतलब इतने राम मंदिर बना दिया जो इतने सालों से पेंडिंग काम था, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, जहां ये साइलेंट है वहां इनका लंबा खेल है। अब मैं कैसे बताता हूँ, सबका खेल बताता हूँ, खेल नहीं, ये पावर है, इसमें मेरा कोई मतलब पॉलिटिक्स, मैं बस एक वक्ता हूँ, मेरा को ऐसा मत बोलिए, समझ पा रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ बता रहा हूँ। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स देखेंगे तो यूएस सुपर पावर रहना चाहता है, ठीक है, ये आपको एक चीज तब देता है जब एक चीज होल्ड करता है। जैसे ये आपको फोटोग्राफी तब दिया जब ये वीडियोग्राफी पे आ गया, इनका चार्ली चैपलिन बन रहा तभी आपका रामायण नहीं बना था, बात समझिए। फिर इन्होंने जब एनिमेशन कर दिया तो आपको वीडियोग्राफी दे दिया, आप रामायण बनाना चालू कर दिए, इमेज मूवीज करने लगे, वो वीएफएक्स में थे, हॉलीवुड एक स्टेप आपसे आगे था। जब उन्होंने अब एआई लाया है तो आपको वीएफएक्स दे दिया, लेकिन एआई तो उनके पास है। अब आप अभी आप एआई डायरेक्ट आपके कंट्रोल में ज्यादा नहीं है, बिल्कुल यूज कर सकते हो आप यूजर हो, कंज्यूमर हो, तो एक स्टेप आपसे आगे रहना चाहता है, तो वो सुपर पावर रहना चाहता है। लेकिन रशिया के पास ऑयल है और वो देख रहा है, तो रशिया, इंडिया, चाइना ऑलरेडी कोरोना से पहले, ये मैंने एक टॉक दिया था मेरे लॉकडाउन सीरीज में है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, मेरे फेसबुक पे भी है, मैंने तब ये सारा बात कह दिया था जब कोरोना चालू ही हुआ था। मैंने बोल दिया अभी ये क्या होने वाला है, तो वो कोरोना कैसे होगा, कैसे जनता को कंट्रोल किया जाएगा, वो सब दिया था। अब ये यूएस चाहता है पावर, लेकिन जो ट्रम्प का पार्टी है ना, ट्रम्प का पार्टी, तो ट्रम्प चाहता है हम पावर भी रहें लेकिन दोस्ती भी बनाए रखें, जो पहले सरकार वैसा नहीं था बाइडन वाला। तो इंडिया को अगर कंट्रोल करना नहीं तो इंडिया एकदम ही सुपर पावर हो जाएगा, एक रात है बस। अभी इंडिया को घेरेंगे कहां से? श्रीलंका को इंडिया ने मदद कर दिया, चाइना ने पहले श्रीलंका को खरीद लिया था, तो श्रीलंका ने इंडिया का हेल्प लिया, श्रीलंका ने चाइना और इंडिया के बीच में काम करके अपना अंदर दम जमा लिया। पाकिस्तान को आटा का सप्लाई और डेटा का सप्लाई बंद करके चुप करा दिया, अब वो उधर वो चुप है। अब बचा कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया के में हिम्मत नहीं कि कुछ करे, मलेशिया को वहां चुप करा दिया, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को, याद ही है आपको। अब क्या किया है, बचा है बांग्लादेश। तो ये जनता का चिल्लाना, डंडा मारना और ये सब अपराइजिंग ये लोग हर देश में कर चुके हैं, ईरान में कर चुके हैं, गद्दाफी को मारने के लिए लिबिया में कर चुके हैं, ये रशिया में कर चुके हैं, यूक्रेन में कर चुके हैं। चाइना में क्या है, चाइना में कम्युनिस्ट मार देता है, तो इसलिए चाइना में वो जल्दी इंसर्जेंसी होता है, लेकिन नया लीडरशिप आता भी नहीं है, उनका अच्छा भी पार्ट है तो बुरा भी पार्ट है। तो अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सीधा दो ही पार्टी, अब तीसरा पार्टी है नहीं, अब उसी में करते रहो और ये आपस में बैंकिंग सिस्टम में खेल लेते हैं। तो इनका है कि ये इधर क्या करना है, तो इनको अब था कि शेख हसीना इंडिया के साथ काम करती है, यानी मोदी जी उनके रेजिम के साथ करती है, तो इसको थोड़ा सा टेरर देना पड़ेगा ना भैया। ऐसा नहीं है कि कल अगर मोदी डिसाइड करते हैं कि इतना बड़ा लॉबी हम यूएस के बॉडीज को हटा देंगे,
ऑलरेडी आप देखते हैं सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया किसके साथ डील करता था? यूएस के साथ। उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अमेरिकन थे, बॉडी गार्ड्स गनमैन, वरना ऊंट पे चलने वाले लोग क्या जानते हैं? सही बात है। लेकिन उनके पास ऑयल था। तो जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ उसी टाइम ये जो कोरोना का टाइम था उसमें ध्यान से देखना, मैं ये तभी बोल दिया था मेरे उस लेक्चर में कि सऊदी जो मिडल ईस्ट है वो इधर से दोस्ती करेगा अभी, वो चेंज करेगा पार्टी। बोले मैं अमेरिका को ऑयल सप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने सद्दाम हुसैन को मार दिया ऑयल के लिए, इन्होंने लादेन को मारने का चक्कर रखा लेकिन ऑयल के लिए, इन्होंने सब कुछ किया ऑयल के लिए। तो सब जान चुके हैं कि भाई तुम ऑयल के लिए मानुष मार रहे हो। सीरिया में 4 लाख मुस्लिम बच्चों को मारा है। माय गॉड। वो तो मुस्लिम थे, वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। अभी भी बांग्लादेश में अगर मरे होंगे, हम तो उसे नहीं, दर्द वाली बात है, लेकिन 4 लाख तो नहीं मरे ना। यहाँ 4 लाख सीरिया में मार दिए केवल उस चक्कर में। IS क्रिएटेड था, इन्होंने बने। तो CIA ही एक साइड फंड करता था और दूसरा साइड भी अमेरिकन एजेंसीज फंड करते थे। और बिकता क्या था? गन्स, एम्यूनिशन। नुकसान किसका होता था? उस कंट्री का। अब भारत में एक अच्छा चीज क्या है कि हमारे यहाँ कोई लड़ जाए ना तो बोलते बाबू तुम ही मंत्री बनो, तो वो फिर वो उसी को वही काम करना पड़ता जो हम करते थे। तो भारत में चल जाता है। और भारत में जितना भी नेता है ना, असुरी कोई नहीं है, सब धार्मिक एंगल से सोच विचार रखते हैं। तो इसलिए आज भी एक दूसरे से बात करते तो सामाजिक बातों में इकट्ठा रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में यही एजेंसीज ने अपराइजिंग किया, इन्होंने शेख हसीना को निकाल दिया। जो अपने मुस्लिम महिला का इज्जत नहीं कर पाई जो जनता भड़कावी में, वो फिर हिंदू महिलाओं को क्यों करेगा? सही। फिर अब उसमें क्या होता है, अब रोटी सेकने वाली बात है। अब वो जो उधर का प्रेसिडेंट या जो भी बना हुआ है वो क्या कर रहा है? वो बैठा है बस। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको बिठाया इन लोगों ने, उसको बिठाया ये अमेरिकन एजेंसीज ने बिठाया कि आज हम तुमको प्रेसिडेंट बनाएंगे। जो कल किताब लिख रहा था उसका प्रेसिडेंट कैसे बना दीजिएगा, लेकिन उसको प्रेसिडेंट बनाइएगा। अब क्या है, अब इसमें हिंदुइज्म जो है प्रोमिनेंटली बांग्लादेश में, वो इस्कॉन के डिवोटीज ही प्रीच कर रहे हैं, बड़ा मंदिर बनाना और जो बांग्लादेश में वापस हिंदुइज्म को एक स्टेट स्ट्रक्चर पे लाना, वो हिंदूज में इस्कॉन ही कर रहा है। तो नेचुरली है, उनको अगर एक दुश्मन बनाना है अपना मुद्दा रखने के लिए, तो फिर उनको हिंदुइज्म टारगेट करना है। तो हिंदुइज्म में मेजर फॉर्म कौन सा है? इस्कॉन। तो उसको टारगेट कर दो। तो नेचुरली फिर वो फिर जो भी है मंदिर में अग्नि आग लगा देना या महिलाओं को तकलीफ देना, ये कमजोर लोगों की निशानी है। तो उसमें इस्कॉन एज अ बॉडी क्या करेगी? ये एक्चुअली नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि इस्कॉन पे जो अटैक था, अभी भी मेरा क्वेश्चन वहीं पे है। इसमें ठीक है मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं आया, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी इस इशू को उतना हाईलाइट नहीं किया गया है अभी तक। क्या लगता है, ये भी राजनीतिक षड्यंत्र है? समय अच्छा, कैसा होता है? हाँ, मतलब मोदी जी की जब आप बात करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं एज अ व्यक्ति, नॉट एज अ प्रधानमंत्री जी, तो उनका स्वभाव क्या है? वो जब सब जान जाते हैं ना कि हो क्या रहा है, तो वो जो एक मिसाइल लगा के रख देते हैं, एक टारगेट बनाते हैं कि इससे मैं ये पलट दूंगा, तुम यहाँ तक चलो फिर मैं पलट लूंगा। तो जैसे हम दोस्त को बोलते हैं ना, खाना बनाओ, हम आ रहे हैं, तो मैं बनाने नहीं आ रहा हूँ, तुम बनाओ। तो ये खेलने तो देंगे, फिर जब इनको लगेगा तब पलट देंगे। उतना कंट्रोल मोदी जी जरूर रखेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो क्या है क्या नहीं, उसके लिए आपको फिर वो अजीत डोवल जी को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि 370 हटने वाला है। ये मैं बहुत पहले 2014 में एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस आदमी से सुन चुका था। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, उन्होंने सक्सेसफुली उसको डिवाइड भी कर दिया है। तो बलोच का निकलता है, गिलगिट का निकलता है, सिंध का निकलता है, पंजाब वाला निकलता है। तो ये पहले ही मुझे मतलब जो मेरे भी सोर्सेज उन्होंने बताया था। तो वो कैसे करेंगे वो भी बताया था। अभी आप देख लो, कश्मीर पूरी तरह से ले लिया, अब छोटा छोटा गोली चलाना और थोड़ा बहुत करना वो बना रहेगा, लेकिन वो G20 तो समिट होके गया ना वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी जी ने दिखा देगा हम यहाँ हैं। Wanna hear you go